नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हमारी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 12वीं की रसायन विज्ञान के पाठ 3 विद्युत रसायन के बारे में। इस पाठ में हम लोग विभिन्न प्रकार की विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं, विभिन्न प्रकार के सेल जैसे गैल्वेनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, विभिन्न प्रकार के नियम जैसे कोलराउश का नियम, फैराडे की नियम, संचारण तथा इसको रोकने के लिए होने वाली क्रियाविधि के बारे में चर्चा करेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के मध्य होने वाले अंतर परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं तथा जिन उपकरणों की सहायता से यह अध्ययन किया जाता है उन्हें विद्युत रासायनिक सेल या सेल कहते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा एक दूसरे में किस प्रकार से रूपांतरित हो सकती है, उसे ही रसायन विज्ञान की विद्युत रसायन कहते हैं शाखा। विद्युत रसायन के पाठ को शुरुआत करने से पहले हमें कुछ बिंदुओं के ऊपर ध्यान रखना चाहिए जो कि हमारे इस पाठ को समझने के लिए बहुत ही लाभप्रद होते हैं। प्रथम बिंदु हमारा है कि विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। विद्युत प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। विद्युत प्रवाह हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर होता है, यानी कि धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं। ये पॉइंट हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं तथा जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सेल हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। सेल वह उपकरण है जिसमें हम लोग विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के बीच होने वाले अंतर परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। प्रथम प्रकार का हमारे पास सेल है विद्युत अपघटनी सेल। इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस प्रकार के सेलों का उपयोग हम लोग विभिन्न प्रकार की धातुओं के परिशोधन में तथा भिन्न भिन्न प्रकार के रसायनों के निर्माण में करते हैं। दूसरे प्रकार का सेल है विद्युत रासायनिक सेल। इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल, इन्हें सिर्फ एक ही बार काम में लिया जा सकता है। इनमें एग्जाम्पल है सूखा सेल, मरकरी सेल। दूसरे प्रकार का सेल है द्वितीयक सेल। इन्हें हम लोग बार बार काम में ले सकते हैं, अर्थात इनमें होने वाली अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय प्रकृति की होती हैं, जैसे लेड बैटरी तथा लिथियम आयन बैटरी। सर्वप्रथम हम विद्युत अपघटनी सेल के बारे में चर्चा करेंगे। विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए हम लोगों ने एक उपकरण बनाया हुआ है। इस उपकरण में हमें द्रवित NaCl लिया हुआ है, दो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगा दिए गए हैं, बैटरी की सहायता से जिन्हें जोड़ दिया गया है। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा गया है उसे हम धनात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं तथा जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा गया है उसे हम ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं। द्रवित NaCl में दो प्रकार के आयन उपस्थित होते हैं, जैसे Na+ आयन तथा Cl- आयन। Cl- आयन पर ऋण आवेश होता है, इसलिए वो धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है। जैसे ही Cl- आयन धनात्मक इलेक्ट्रोड पर पहुंचता है वह दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है। इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाना ऑक्सीकरण कहलाता है तथा जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे हम एनोड कहते हैं। इसी प्रकार Na+ आयन पर धनात्मक आवेश होता है, वह ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है। Na+ आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु में परिवर्तित हो जाता है। इसने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, इसलिए यह अपचयन अभिक्रिया है तथा अपचयन जिस इलेक्ट्रोड पर होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। पूरे सेल में क्या अभिक्रियाएं हुई, एनोड तथा कैथोड पर होने वाली दोनों अभिक्रियाओं को हम लोग जोड़ करके लिखते हैं तो हमें ये कुल अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है।
कुल अभिक्रिया के अनुसार 2 Na+ आयन 2 क्लोराइड आयनों के साथ क्रिया करके 2 सोडियम परमाणु तथा क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं और इलेक्ट्रोड प्रक्रियाएं क्या होती हैं। जैसे ही हम लोग किसी धातु की छड़ को किसी दूसरे धातु के लवण के विलयन में रखते हैं तो वहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया होना प्रारंभ हो सकती है। जैसे यदि जिंक धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो के रखा जाए तो रेडॉक्स अभिक्रिया होना प्रारंभ हो जाती है, जिससे जिंक आयनों में ऑक्सीकृत हो जाता है और कॉपर आयन धात्विक कॉपर में अपचयित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा भी बाहर निकलती है, अर्थात यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। इस अभिक्रिया में निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। जिंक ऑक्सीकृत होता है जिंक आयनों में, जिसे कि हम लोग एनोड कहते हैं। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाता है। यहाँ अपचयन की अभिक्रिया हुई, इसलिए हम इसे कैथोड कहते हैं। पूरे सेल में क्या अभिक्रिया हुई वो हम लोग इस समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। जब भी किसी धातु को उसके लवण के विलयन में डुबोकर रखा जाता है तो वहाँ 3 प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना ये है कि धातु आयन धातु छड़ के साथ टकरा करके वापस लौट जाए तथा वहाँ किसी प्रकार की कोई भी रासायनिक अभिक्रिया न हो। दूसरी स्थिति में यह संभावना है कि धातु छड़ से एक परमाणु धातु विलयन में आयन के रूप में चला जाए। इस प्रकार यहाँ पर धातु परमाणु का ऑक्सीकरण हो जाता है तथा निम्न अभिक्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया में धात्विक छड़ ऋणावेशित हो जाती है इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण तथा धात्विक विलयन धनावेशित हो जाता है। धात्विक छड़ तथा धातु विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न हुई है। तीसरी स्थिति में यह संभव है कि विलयन से धातु आयन धातु छड़ पर आकर के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, जिससे विलयन में सिर्फ ऋणावेश रह जाता है, जिस कारण विलयन ऋणावेशित हो जाता है तथा धात्विक छड़ धनावेशित हो जाती है। यहाँ पर इस अभिक्रिया में अपचयन हुआ है, इसलिए धातु छड़ तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को अपचयन विभव कहा जाता है। इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के बीच एक विद्युत विभवांतर विकसित होता है, उस विद्युत विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अभी हमने देखा कि यह इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है, ऑक्सीकरण विभव तथा अपचयन विभव। अब हम लोग एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या जिसे गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है उसकी चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल में 2 भाग होते हैं। एक भाग में जिंक रोड को जिंक सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तथा दूसरे भाग में कॉपर रोड को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को हम लोग एक चालक तार की सहायता से जोड़ देते हैं तथा दोनों विलयनों को जोड़ने के लिए हम एक लवण सेतु का प्रयोग करते हैं। लवण सेतु एक अंग्रेजी के यू आकार की नली होती है, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट का सांद्र विलयन अगार अगार में तैयार किया हुआ भरा हुआ होता है। जब जिंक रोड को हम लोग जिंक सल्फेट के विलयन के साथ रखते हैं तो इस अभिक्रिया में हमारे पास जिंक के परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके विलयन में चले जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने के कारण हमारी जिंक रोड ऋणावेशित हो जाती है, इसलिए इसे ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हुई है, इसलिए इसे एनोड भी कहते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन चालक तार की सहायता से कॉपर रोड के ऊपर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कॉपर आयन इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके धात्विक कॉपर में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड हमारा धनात्मक इलेक्ट्रोड बन गया है, क्योंकि विलयन से कॉपर आयन आकर के इस रोड पर निक्षेपित हो गए हैं। हमारा विलयन ऋणावेशित हो गया है।
इस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की अभिक्रिया हुई है, इसलिए इसे कैथोड कहा जाता है। पूरे सेल में निम्न रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है, जिसमें जिंक ने कॉपर आयनों को क्रिया करके स्वयं जिंक आयन में परिवर्तित हो गया तथा कॉपर आयनों को कॉपर धातु में परिवर्तित कर दिया है। इसे हम गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। अभी हमने विद्युत अपघटी सेल तथा गैल्वेनिक सेल की कार्यप्रणाली के बारे में देखा है। दोनों ही की कार्यप्रणाली में हमने एनोड और कैथोड को परिभाषित किया है। हमने देखा कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनावेशित होता है तथा कैथोड ऋणावेशित होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में हमारे पास एनोड ऋणावेशित होता है तथा कैथोड धन आवेशित होता है। इस बात पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होगा तथा कैथोड धनावेशित होगा, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनावेशित होता है तथा कैथोड ऋणावेशित होता है। गैल्वेनिक सेल का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, अभी हम लोग ये देखते हैं कि किस गैल्वेनिक सेल को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट या निरूपित कर सकते हैं। इसे सेल डायग्राम भी कहा जाता है। मान लिया किसी गैल्वेनिक सेल में निम्न रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही थी। गैल्वेनिक सेल को निरूपित करने के लिए निम्न नियम है। प्रथम नियम ये कहता है कि एनोड को हमेशा बाईं ओर लिखेंगे तथा कैथोड को दाईं ओर लिखा जाता है। धातु और विद्युत अपघट्य के विलयन के बीच अंतर करने के लिए हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा डालते हैं। एनोड तथा कैथोड को पृथक करने के लिए दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। जो दोनों ऊर्ध्वाधर रेखाएं हमें यह दर्शाती है कि ये लवण सेतु का प्रतीक है। हम जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है तथा कैथोड धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। इसलिए एनोड पर ऋणात्मक चिन्ह तथा कैथोड पर धनात्मक चिन्ह लगाया जाता है। यह एक सामान्य गैल्वेनिक सेल का निरूपण है। सबसे पहले हमने एनोड को लिखा है। एनोड में हमारे पास अभिक्रिया क्या हो रही थी? जिंक था, सॉलिड अवस्था में था, वो किस में बदल गया? जिंक आयनों में बदल गया। दोनों के बीच में हम लोगों ने एक खड़ी लाइन लगा दी, एक ऊर्ध्वाधर रेखा लगा दी है। फिर हमने कैथोड लिखा। कैथोड और एनोड दोनों को पृथक करने के लिए हमने दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं प्रयोग करी हैं। ये दोनों ऊर्ध्वाधर रेखाएं लवण सेतु का प्रतीक होती हैं। कैथोड पर अभिक्रिया हो रही थी, कॉपर आयन कॉपर में परिवर्तित हो रहे थे। आयन और इस धातु को पृथक करने के लिए हमने एक ऊर्ध्वाधर रेखा का प्रयोग किया है। एनोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, इसलिए माइनस का चिन्ह हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं तथा कैथोड धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, इसलिए हम धन चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। सेल के विभवांतर का मापन किस प्रकार किया जाता है? क्योंकि विलयन तथा धातु छड़ के मध्य विद्युत विभव होता है, जिसके अंतर को हम सामान्यतः विभवांतर या सेल विभव कहते हैं। दो इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव का अंतर भी सेल विभव कहलाता है। गैल्वेनिक सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को सेल विभव कहा जाता है और इसे वोल्ट में नापा जाता है। यदि सेल से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है तो इसे सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF कहा जाता है। किसी भी धातु के लिए क्या होता है कि इसका ऑक्सीकरण विभव तथा अपचयन विभव दोनों एक दूसरे के समान होते हैं, परंतु यदि एक धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक होगा। इसलिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये ऑक्सीकरण विभव बराबर होगा किसके? ऋणात्मक चिन्ह अपचयन विभव के। गैल्वेनिक सेल में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिन्हें हम कैथोड तथा एनोड कहते हैं। अतः सेल का विभव कैथोड के विभव तथा एनोड के विभव के कुल योग के बराबर होता है। कैथोड पर अपचयन होता है, इसलिए उसका अपचयन विभव लिया जाता है तथा एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, इसलिए उसका ऑक्सीकारक विभव लिया जाता है। IUPAC के नियमानुसार हमें इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन विभव के रूप में प्रदर्शित करना होता है, इसलिए हम एनोड के ऑक्सीकरण विभव को अपचयन विभव में परिवर्तित करते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव दोनों बराबर होते हैं, परंतु एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक होता है। इसलिए ऑक्सीकरण विभव को हम लोग माइनस से गुणा कर देते हैं। अब हमारे पास सेल विभव निकालने का नया सूत्र प्राप्त होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ई सेल किसके बराबर होगा, कैथोड के विभव माइनस एनोड की विभव के, ई कैथोड माइनस ई एनोड। गैल्वेनिक सेल के निरूपण में हम लोग एनोड को बाईं ओर लिखते हैं, यानी हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ, तथा कैथोड को दाईं ओर लिखते हैं, यानी कि राइट हैंड की तरफ। अतः इस सूत्र को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, ई सेल क्या हो सकता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई राइट इलेक्ट्रोड माइनस लेफ्ट इलेक्ट्रोड। और ई सेल, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और ई नॉट राइट इलेक्ट्रोड माइनस ई नॉट लेफ्ट इलेक्ट्रोड। जहाँ पर हम लोगों ने ई के ऊपर एक शून्य का प्रयोग किया है और उसे हम लोग बोल रहे हैं नॉट, इसका मतलब होता है मानक स्थिति में। मानक स्थिति का मतलब है 298 केल्विन ताप पर तथा 1 बार दाब पर। किसी भी इलेक्ट्रोड के निरपेक्ष विभव का मापन आसान कार्य नहीं है। गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को सेल विभव कहते हैं, जिसे वोल्ट में नापा जाता है। जब सेल को इस प्रकार प्रयोग में लाया जाए कि सेल से कोई भी विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो रही है, तो इसे सेल का विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है। एकाकी इलेक्ट्रोड के परम विभव का मापन संभव नहीं है, क्योंकि विद्युत संबंध के लिए हमें एक दूसरे इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम स्वेच्छा से किसी इलेक्ट्रोड के विभव को शून्य मानकर इससे जुड़े दूसरे इलेक्ट्रोड के विभव का निर्धारण इस इलेक्ट्रोड के सापेक्ष कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम चयन करते हैं, जिसके विभव को प्रत्येक ताप पर शून्य माना गया है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर प्लेटिनम ब्लैक का लेपन लगा होता है। इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को 1 मोलर सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोराइड विलयन में डुबोकर रखा जाता है। इस पर 1 बार दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से शून्य माना गया है। इस इलेक्ट्रोड पर यह अभिक्रिया संपन्न होती है। अभिक्रिया में H+ आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपचयित हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस में। इस सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अर्थात शी को एनोड और अन्य अर्ध सेल को कैथोड के रूप में लेकर निर्मित एक सेल अन्य अर्ध सेल का अपचयन विभव देता है। यदि विद्युत अपघट्य की सांद्रता 1 m है और सेल विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, 298 केल्विन पर सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल निम्न होगा। जैसा कि हमारे पास समीकरण है, ई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट राइट इलेक्ट्रोड माइनस ई नॉट लेफ्ट इलेक्ट्रोड। लेफ्ट इलेक्ट्रोड अर्थात एनोड, एनोड हमने बनाया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना गया है। तो इस समीकरण फिर से रूपांतरित होकर के हमारे पास इस प्रकार आएगी, ई नॉट किसके बराबर होगा, ई नॉट राइट इलेक्ट्रोड के। राइट इलेक्ट्रोड कौन है हमारे पास, जिस भी धातु का हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। विद्युत रासायनिक सेल्स और गिब्स ऊर्जा में परस्पर क्या संबंध होता है, अभी हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। 1 सेकंड में किया गया विद्युत कार्य निम्न समीकरण के द्वारा दिया जाता है। W इलेक्ट्रिक का अर्थ है विद्युत कार्य। वो किसके बराबर होगा, विद्युत आवेश को जब हम लोग विद्युत विभव से गुणा करते हैं, अर्थात W इलेक्ट्रिक बराबर होगा QV। Q चार्ज है, V है विभवांतर। Q किसके बराबर होता है, NF के बराबर होता है। Q का मान हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। समीकरण हमारे पास क्या बनेगा, NFE सेल। V विभवांतर की जगह हम लोगों ने उपयोग किया है E सेल। E का मतलब है विद्युत वाहक बल।
सो हमारे पास W इलेक्ट्रिक नया समीकरण क्या हो गया, किसके बराबर हो गया, NFE सेल। Q का अर्थ क्या है यहाँ पर, N गुणा F, V को हम लोगों ने क्या मान लिया है, E सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, N का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों की मात्रा, E सेल का अर्थ है सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और F को बोलते हैं हम लोग एक फैराडे। एक फैराडे का अर्थ होता है एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश उपस्थित है। एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर 96,500 कूलाम आवेश उपस्थित होता है। यदि हम गैल्वेनिक सेल से अधिकतम कार्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आवेश को उत्क्रमणीय रूप से पारित करना होगा। गैल्वेनिक सेल द्वारा किया गया उत्क्रमणीय कार्य उसकी गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। अतः इस समीकरण को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल आर जी, डेल का अर्थ है अंतर, आर का मतलब अभिक्रिया रिएक्शन, जी गिब्स ऊर्जा, किसके बराबर होगा, माइनस डब्लू, और वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास में, माइनस NFE सेल। यदि सभी अभिक्रमों की सांद्रता इकाई हो अर्थात 1 मोलर सांद्रता हो, उस समय सेल के विद्युत वाहक बल को मानक विद्युत वाहक बल तथा गिब्स ऊर्जा को मानक गिब्स ऊर्जा कहा जाता है। इस समीकरण को हम फिर से इस प्रकार से व्यवस्थित करके लिख सकते हैं कि डेल जी किसके बराबर होगा, डेल जी नॉट प्लस RT ln के, ln का मतलब है यहाँ पर प्राकृतिक लघुगुणक, नेचुरल लॉग। साम्य की स्थिति में डेल जी का मान होता है 0। जब 0 मान हम इस समीकरण में स्थापित करेंगे तो हमारे पास नई समीकरण बन के आती है, डेल जी नॉट किसके बराबर होगा, माइनस RT ln के। इस नेचुरल लॉग को log 10 के बेस में चेंज करेंगे तो हमारे पास समीकरण बन के आती है, डेल जी नॉट किसके बराबर होगा, माइनस 2.303 RT log के। किसी भी सेल में विद्युत रासायनिक ऊर्जा के कारण उत्पन्न होने वाले विभवांतर को आसानी से ज्ञात करने के लिए हम नस्ट समीकरण का उपयोग करते हैं। इस समीकरण की व्युत्पत्ति किस प्रकार की जाती है, आइए देखते हैं। माना कि किसी सेल में निम्न उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। A और B क्रियाकारक है जो C और D उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक इस प्रकार से दिया जा सकता है, Kc किसके बराबर होगा, उत्पादों की सांद्रता भाग में क्रियाकारकों की सांद्रता। सांद्रता के ऊपर जो हमने घात लगाई है वो इनकी मोल संख्याओं को प्रदर्शित करती है। गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य स्थिरांक में निम्न संबंध होता है, डेल जी किसके बराबर होगा, डेल जी नॉट प्लस RT ln KC। डेल जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस NFE, अभी जैसे हमने पहले चर्चा की थी इसके बारे में, और डेल जी नॉट किसके बराबर होगा, माइनस NFE नॉट के। ये सभी मान समीकरण में हम रखें, हमें समीकरण इस प्रकार प्राप्त होगी। हमने नेचुरल लॉग को log 10 के आधार में परिवर्तित कर लिया है। इस समीकरण को माइनस NF से भाग दे देते हैं, पूरी समीकरण में माइनस NF का भाग लगाते हैं तो हमें निम्न समीकरण प्राप्त हो जाती है। E किसके बराबर होगा, E नॉट माइनस 2.303 RT log KC भाग में NF। मानक स्थिति में तापमान 298 केल्विन होता है। एक फैराडे में 96,500 कूलाम आवेश उपस्थित होता है तथा R का मान 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। ये सभी मान उपरोक्त समीकरण में स्थापित करने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त हो जाती है। इस समीकरण को हम नेस्ट समीकरण कहते हैं। अब जैसे किसी गैल्वेनिक सेल के लिए हमें ये समीकरण लिखना हो तो गैल्वेनिक सेल में हमारे पास निम्न रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। जिंक कॉपर आयनों से क्रिया करके जिंक आयन में परिवर्तित हो जाता है तथा कॉपर आयन कॉपर में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक की गणना इस सूत्र की सहायता से की जा सकती है। गैस अवस्था में तथा ठोस अवस्था में सक्रिय द्रव्यमान या सक्रिय सांद्रता को एक इकाई माना जाता है।
इसलिए हम यहाँ Kc के इस व्यंजक में सिर्फ उन्हीं अभिकारकों को लेंगे जो जलीय अवस्था में या विलीन अवस्था में उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर कॉपर आयन तथा जिंक आयन विलीन अवस्था में उपस्थित हैं। जिंक जो ठोस अवस्था में है, कॉपर जो भी ठोस अवस्था में उपस्थित है, इनका सक्रिय द्रव्यमान हम इकाई मानते हैं। तो हमारे लिए समीकरण क्या बना, Kc किसके बराबर हो गया, जिंक आयनों की सांद्रता भाग में कॉपर आयनों की सांद्रता। ये सारे मान नष्ट समीकरण में रखने पर हमें ये समीकरण निम्न प्रकार प्राप्त होती है। E किसके बराबर होगा, E0 माइनस 0.0591 किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, N से गुणा log Kc। Kc का मान हमारे पास कितना होगा, जिंक आयनों की सांद्रता भाग में कॉपर आयनों की सांद्रता। किसी रासायनिक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक की गणना नष्ट समीकरण की सहायता से बड़ी आसानी से की जा सकती है। हम जानते हैं कि नष्ट समीकरण क्या है हमारे पास, E इक्वल्स टू क्या होगा, E0 माइनस 0.0591 भाग में N गुणा log Kc। साम्य की स्थिति पर E का मान 0 होता है। इस मान को यहाँ पर स्थापित करने पर हमें साम्य स्थिरांक निम्न प्रकार प्राप्त हो जाएगा। साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा हमारे पास में, log Kc किसके बराबर होगा, N E0 डिवाइडेड बाय 0.0591। अब हम देखते हैं कि किसी प्रश्न के लिए हम लोग नष्ट समीकरण की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल किस प्रकार निकाल सकते हैं। मान लिया हमारे पास कोई विद्युत रासायनिक सेल है जिसमें निम्न अभिक्रिया संपन्न हो रही है। इस सेल का मानक विद्युत वाहक बल हमें दे दिया गया है 1.05 वोल्ट। इस समीकरण को अब हम हल करके देखते हैं। सेल का मानक विद्युत वाहक बल है 1.05 वोल्ट तथा सेल में निम्न रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। इस समीकरण के लिए सर्वप्रथम हम Kc की गणना करते हैं। Kc का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, उत्पाद की सांद्रता भाग में क्रियाकारकों की सांद्रता। जैसे कि हम लोग पहले बता चुके हैं कि हमें सिर्फ जो आयनों के रूप में उपस्थित है उन्हीं की सांद्रता को यहाँ पर लेना है। जब हम निकिल आयन तथा सिल्वर आयन की सांद्रताओं के मान यहाँ रखते हैं तो Kc का मान हमें प्राप्त होता है 4 गुणा 10 की घात 4। नष्ट समीकरण हमारे पास होती है E किसके बराबर होगा, E0 माइनस 0.0591 भाग N गुणा log Kc। जब ये सारे मान हम नष्ट समीकरण में स्थापित करते हैं तो समीकरण हमें इस प्रकार से प्राप्त होती है। इस समीकरण को आगे सरल करने पर हमें आसानी से सेल के विद्युत वाहक बल का मान प्राप्त हो जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल 0.914 वोल्ट प्राप्त होता है। आज हमने चर्चा करी कि विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल किस प्रकार से कार्य करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किस प्रकार किया जाता है। किसी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना नष्ट समीकरण की सहायता से किस प्रकार की जाती है। इस पाठ के शेष बिंदुओं की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए